नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज़ कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम थॉमस हॉब्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, किसी भी फिलोसोफर को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो जिस दौर में पैदा हुए उसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्योंकि इन सब का बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ता है पर्टिकुलर फिलोसोफर के ऊपर। और जब हम वो सब समझ लेते हैं तो हमें उनकी फ़िलॉसफी को समझने में काफ़ी आसानी होती है। थॉमस हॉब्स के भी केस में पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हम प्रॉपर बैकग्राउंड कवर करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए, वो कहाँ पैदा हुए, क्या क्या हुआ जिसका इम्पैक्ट पड़ा थॉमस हॉब्स की फ़िलॉसफी के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में हुआ। वेस्टपोर्ट अब मेल्मसबरी का पार्ट है। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। अब देखो 1588 में क्या हुआ था ये सब हम जानेंगे। मैं कोई हिस्ट्री कवर, यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको वही इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताऊंगी जिसका इम्पैक्ट पड़ा हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1588 में ही स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, अंत में स्पेन हार गया था, लेकिन उस अटैक की वजह से इंग्लैंड का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत केओटिक हो गया था। आपको पता है, जहाँ भी लड़ाई होती है, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो स्पेन इंग्लैंड पे अटैक कर दिया स्पेन हार गया, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो गया। अब देखो, जब स्पेन अटैक करने वाला था ना इंग्लैंड के ऊपर, तो इंग्लैंड में बहुत डर का माहौल हो गया था। हॉब्स की माँ, मतलब लोगों के अंदर, जनता में बहुत डर हो गया था। तो हॉब्स की जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी, वो हॉब्स को जन्म देने वाली थी, लेकिन स्पेनिश आर्मडा के अटैक की बात सुन करके वो इतना डर गई कि उन्होंने हॉब्स को प्री मैच्योर बर्थ दे दिया। मतलब 9 महीने से पहले ही हॉब्स को उनकी माँ ने जन्म दे दिया, स्पेनिश आर्मडा के डर की वजह से। ठीक है, इसीलिए हॉब्स कहते हैं कि माई मदर गेव बर्थ थ्रू ट्विंस, माई सेल्फ एंड फियर। वो हॉब्स कहते हैं कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और डर को। वो ये भी कहते हैं आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, मैं और डर साथ पैदा हुए और हम कभी अलग नहीं हो सके। तो इस इवेंट को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसका हॉब्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हॉब्स पूरे जीवन काल में अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सोचते थे, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे अपने हेल्थ को लेकर के, क्योंकि उनका बर्थ प्री मैच्योर हुआ था, 9 महीने से पहले उनका जन्म हुआ था। और वो लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। उनके लिए ज़िंदगी की सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जन्म प्री मैच्योर हुआ था। स्पेनिश आर्मडा के अटैक के डर से उनकी माँ ने उन्हें 9 महीने से पहले ही जन्म दे दिया था। तो इस डर के कारण इस डर का उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, और वो जो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी फिलॉसफी में भी हम देखेंगे कि वो लाइफ की सिक्योरिटी को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखो, एक और इवेंट हुआ, रेनेसा। उस वक्त जो रेनेसा का दौर चल रहा था, रेनेसा क्या था? पुनर्जागरण। जब पहले जो लोग सोचते थे कि धर्म ही सब कुछ है, चर्च ही सब कुछ है, अब वो एक साइंटिफिक नज़रिया अपना रहे थे हर चीज़ को देखने का। एक बदलाव हो रहा था, इसी बदलाव को हम रेनेसा या पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये जो पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, तो जब थॉमस हॉब्स जब पैदा हुए, तो ये पुनर्जागरण, ये रेनेसा पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो इसका भी हॉब्स के ऊपर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए जब हम उनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो हर चीज़ को बहुत साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, बहुत साइंटिफिक रीजंस देने की कोशिश करते हैं अपनी हर थियरी को समझाते वक्त। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, एक और बात हमें जानना ज़रूरी है कि थॉमस हॉब्स जो है वो एक क्लर्जीमैन के बेटे थे। क्लर्जीमैन यानी कि प्रीस्ट या पादरी से हम समझ सकते हैं। चर्च में उनके पिता एक क्लर्जीमैन थे, ठीक है। लेकिन उनके पिता ने बहुत पहले ही थॉमस हॉब्स और उनकी फैमिली को छोड़ दिया था। क्यों? देखो, थॉमस हॉब्स के जो पिता है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अपने चर्च में ही, मतलब अपने चर्च के बाहर ही किसी और क्लर्जीमैन के साथ थॉमस हॉब्स के पिता की बहुत लड़ाई हो गई। तो अब क्या हुआ कि थॉमस हॉब्स के पिता जो हैं, दूसरे क्लर्जीमैन के साथ उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो अब उनको फोर्स किया गया कि वो लंदन छोड़कर चले जाएं, और थॉमस हॉब्स के पिता को लंदन छोड़कर जाना पड़ा। और तभी उनके पिता ने थॉमस हॉब्स और उनकी फैमिली को छोड़ दिया, और तब से वो
मतलब अपनी फैमिली से अलग हो गए। और थॉमस हॉब्स 2 भाई और 1 बहन थे और उनकी माँ थी। तो ये उनकी पूरी फैमिली थी जिसको उनके पिता छोड़कर बहुत अर्ली ईयर्स में ही चले गए थे। अब क्या हुआ, हॉब्स को बड़ा किया उनके एक बहुत रिच अंकल थे, बहुत प्रॉस्पेरस अंकल थे, उन्होंने हॉब्स को बड़ा किया। देखो वो अंकल जो थे उन्होंने देखा कि हॉब्स जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उनकी इस क्वालिटी को देख करके उस रिच अंकल ने, उस प्रॉस्पेरस अंकल ने हॉब्स को ऑक्सफोर्ड भेजा हायर एजुकेशन के लिए 15 साल की उम्र में। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1608 में थॉमस हॉब्स जो है वो कैवेंडिश फैमिली, एक रॉयल फैमिली थी, एक शाही परिवार जो कैवेंडिश फैमिली थी, उनके बेटे विलियम कैवेंडिश को पढ़ाने लगे, ट्यूशन देने लगे। मतलब सोचो, ट्यूशन दिया भी तो किसको, कैवेंडिश फैमिली, शाही फैमिली के बेटे विलियम कैवेंडिश को। तो 1608 में जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है थॉमस हॉब्स जो है वो ट्यूशन देने लगे कैवेंडिश फैमिली के बेटे विलियम कैवेंडिश को। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए उनका जो है मोनार्की फैमिली से बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होने की वजह से मोनार्की के लिए उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होना शुरू हो गया। इसीलिए मैं आपको ये सारे इवेंट्स बता रही हूँ कि देखो कैसे हॉब्स के ऊपर इन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाद में जब आप उनकी फिलॉसफी और आगे वीडियोज़ में हम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये सब समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो क्या हुआ, एक और इवेंट का इम्पैक्ट पड़ा हॉब्स के ऊपर। 1610 से 1615 के बीच में थॉमस हॉब्स जो हैं उन्होंने अपने शिष्य विलियम कैवेंडिश के साथ यूरोपियन टूर पे चले गए। मतलब यूरोप के टूर पे चले गए वो अपने शिष्य विलियम कैवेंडिश के साथ 1610 से 1615 के बीच में। अब ये जो उनको यूरोप का टूर करने को मिला ना, उसमें वो मिले गैलीलियो, और गैलीलियो जैसे ही और बड़े बड़े साइंटिफिक और लिटरेरी फिगर्स से उनको मिलने का मौका मिला थॉमस हॉब्स को। अब इस एक्सपीरियंस का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा, जो हम उनकी फिलॉसफी में देखेंगे कि वो गैलीलियो और इन लोगों ने जैसे जैसे थियरीज दी हैं साइंटिफिक तरीके से, वैसे हॉब्स भी अपनी थियरी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल फिगर्स से उनको यूरोपियन टूर के दौरान मिलने का मौका मिला, उसका उनके जीवन, उनकी फिलॉसफी पे बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा। अब देखो क्या हुआ, इंग्लिश सिविल वॉर हुआ। तो इंग्लिश सिविल वॉर का भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। देखो इंग्लिश सिविल वॉर में क्या हुआ वो मैं डीप में नहीं जाऊंगी, बस इतना आप समझ लो कि जो मोनार्की को जो लोग सपोर्ट करते थे और जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, यानी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ लोग चाहते थे कि मोनार्की मतलब राजा के हाथ में सारा पावर हो, और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, राजा के हाथ में पावर अब नहीं होना चाहिए, अब पार्लियामेंट के हाथ में सारा पावर होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर। तो इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। अब इंटरनल सिचुएशन इंग्लैंड का बहुत अनस्टेबल हो गया, बहुत केओटिक हो गया। जो किंग थे ना चार्ल्स वन, उनको बिहेड कर दिया गया था, उनको मार डाला था लोगों ने, उनका गला काट दिया था। तो मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ, अब मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया तो मोनार्की फैमिली से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी खतरा था। तो हॉब्स तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो तो टीचिंग ही करते थे उस फैमिली में। तो फिर क्या हुआ कि हॉब्स को वहाँ मतलब हॉब्स बेसिकली वो भी तो मोनार्की को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो भी तो एक मोनार्की फैमिली के बेटे को पढ़ाते थे, टीचर थे, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरा था। इसीलिए हॉब्स जो है हॉब्स पहले से ही बहुत ज़्यादा डरते थे, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर उनको बहुत डर रहता था। तो इसलिए वो फ्रांस चले गए और वहाँ पेरिस में जाकर रहने लगे। बाद में वो वापस आए थे, सिविल वॉर के ख़त्म होने के बाद वो वापस आ गए थे, लेकिन उनके वापस आने के बाद भी सिचुएशन कुछ बहुत अच्छा नहीं हो गया था। उनके वापस आने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट और जो लोग मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बरकरार था उनके वापस आने के बाद भी। तो ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि देखो कितना केओटिक माहौल देखा है थॉमस हॉब्स ने। तो इन सब चीज़ों का उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो बाद में हॉब्स को ये रियलाइज़ होता है कि जो लोग मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि जब ये स्टेट नहीं रहेगा तो इनकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, मतलब इनके लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मोनार्की के अंदर वो जी पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं, लेकिन जब ये
हट जाएगा, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो इनकी ज़िंदगी भी नहीं बचेगी। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हाउ लाइफ विल बी विदाउट स्टेट। इन्हें नहीं पता कि हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए, क्यों हमारे लिए स्टेट ज़रूरी है, ये इन्हें नहीं पता। इसलिए ये आपस में पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। हॉब्स को ये महसूस हुआ कि ये सब बातें समझाने वाला कोई नहीं है लोगों को, इसलिए उन्होंने अपनी एक मास्टरपीस किताब लिखी जिसका नाम था लेवियाथन, जो 1651 में पब्लिश हुई। अच्छा, इस बुक में उन्होंने ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कि हमें इस राज्य की स्टेट की ज़रूरत क्यों है, हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए, और स्टेट नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। अब स्टेट से यहाँ पे उनका क्या मतलब है आप समझ रहे हो? स्टेट से उनका मतलब है एक ऐसा आप एक पर्टिकुलर इंसान को पूरी पावर दे दो, एक सॉवरेन बना दो, उसको पूरी अथॉरिटी दे दो और वो आपको कंट्रोल करे, तभी आप अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पाओगे, आप एटलीस्ट जी पाओगे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आप जो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी नहीं रहेगा। तो इस बुक में बेसिकली उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन स्टेट के लिए आर्ग्यू किया है कि उन्होंने लोगों से ये कहा है कि आप सब आओ, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात उन्होंने इसी किताब में कही है कि आप सब लोग आओ, आपसी सहमति से किसी एक को सारा पावर दे दो, उसको एब्सोल्यूट पावर दे दो, उसको सॉवरेन बना दो, संप्रभु बना दो, और वो आप सब लोगों को जो है रूल करेगा, गवर्न करेगा, अच्छे से सिस्टम को रन करेगा। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ गलत करे, वो कुछ गलत डिसीजंस ले ले, लेकिन कम से कम आपकी ज़िंदगी तो बची रहेगी। देखो हॉब्स की ये सोच कहाँ से डेवलप होती है, क्योंकि वो एक ऐसे एरा से बिलोंग करते हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगी ही खतरे में थी। तो वो यही सोचते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंसान भले ही कुछ गलत डिसीजंस ले ले, लेकिन कम से कम हमारी ज़िंदगी तो बची रहेगी। इसलिए वो कहते हैं कि सब आओ, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो, आपस में एक आपसी सहमति से सारा पावर पॉलिटिकल अथॉरिटी का किसी एक को दे दो जो आपको रूल करे, अच्छे से गवर्न करे। उसके बाद आप उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, चाहे वो जो कुछ भी करे आप कुछ मत बोलो, आपके पास कोई बोलने का अधिकार नहीं है। उसको अनडिस्प्यूटेड ओबीडियंस होना चाहिए आपका उसके टुवर्ड्स, और आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार होगा, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। मतलब अगर वो आपकी जान लेने की कोशिश करे तभी आपको बोलने का अधिकार है, उसके अलावा आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर इस किताब में हॉब्स जो है वो एक डिक्टेटर के लिए डिमांड कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहे हैं कि आप किसी एक इंसान को सारा पावर दीजिए। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यहाँ पे हॉब्स कह रहे हैं इस किताब में कि आप किसी एक को राजा बनाइए, उसको सारा पावर दे दीजिए, वो जो चाहे करेगा, वो अच्छे से रूल करे या कुछ भी करे, वो रूल करेगा, आपको गवर्न करेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा, लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं बचेगी, और आपस में सब लड़ मर जो है कट मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप सारा पावर किसी एक इंसान को दीजिए और वो आपको रूल करेगा, उसको जो है आप ओबे करिए, अनडिस्प्यूटेड ओबीडियंस होना चाहिए, कोई सवाल मत करिए, बस अगर वो आपकी जान लेने की कोशिश करे तभी आपको बोलने का अधिकार है। इस किताब के बारे में और फिलॉसफी के बारे में हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। देखो अब क्या हुआ कि 4 दिसंबर 1679 को हॉब्स की डेथ हो गई। देखो हुआ क्या था कि अक्टूबर 1679 में क्या हुआ था कि हॉब्स को जो है वो ब्लैडर डिसऑर्डर हुआ था और एक पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था उनको अक्टूबर 1679 में। इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई 4 दिसंबर 1679 को 91 ईयर्स की उम्र में, ठीक है। और मरते वक्त उनके आखिरी शब्द क्या थे पता है? उन्होंने आखिरी बार ये बोला था अ ग्रेट लीप इन द डार्क, मतलब अंधेरे में एक बड़ी छलांग। शायद उनके कहने का मतलब ये होगा कि उन्होंने जो ये डार्क टाइम देखा है, जो ये केओटिक माहौल पूरी ज़िंदगी उन्होंने देखा है, तो वो एक अंधेरे का माहौल था और उस अंधेरे के माहौल में भी मैंने एक बड़ी छलांग लगाई। मैं 91 ईयर्स की एज में मेरी डेथ हो रही है, तो दिस वॉज अ ग्रेट लीप इन द डार्क, ये एक अंधेरे में एक बड़ी छलांग थी। तो ये उनके आखिरी शब्द थे, ठीक है। तो देखो पूरी ज़िंदगी ही थॉमस हॉब्स ने स्टेबिलिटी नहीं देखी। उन्होंने एक ऐसा समय देखा जब इंग्लैंड कंटिन्यूसली वॉर में था, लड़ाई में था, तो उन्होंने कभी जो है वो स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं देखा। शायद इसी वजह से उनकी फ़िलॉसफी में भी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की की डिमांड करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जब हम उनकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या देखा। तो हमने
देखा कि थॉमस हॉब्स 5 अप्रैल 1588 को वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में पैदा हुए थे। स्पेन ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर, जिसके डर, तो जब वो अटैक करने वाला था तो उनकी माँ को डर था, तो उस डर की वजह से हॉब्स की माँ ने उनको 9 महीने से पहले ही जन्म दे दिया, जिसकी वजह से हॉब्स जो है वो अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और हॉब्स के लिए लाइफ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी दौर में रेनेसा चल रहा था, पुनर्जागरण पूरे यूरोप में फैल चुका था, इसलिए हॉब्स की सोच थोड़ी सी साइंटिफिक भी है, बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देकर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। थॉमस हॉब्स के पिता एक क्लर्जीमैन थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लड़ाई किसी से उनकी हो गई चर्च के बाहर, जिसकी वजह से वो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। तो हॉब्स को बड़ा किया उनके एक बहुत प्रॉस्पेरस अंकल ने, और हॉब्स पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए उस अंकल ने उन्हें ऑक्सफोर्ड भेजा हायर एजुकेशन के लिए 15 साल की उम्र में। ठीक है, तो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद 1608 में हॉब्स जो है वो कैवेंडिश फैमिली के बेटे विलियम कैवेंडिश को ट्यूशन देने लगे, पढ़ाने लगे, और यहीं से उनका मोनार्की फैमिली से इंक्लिनेशन स्टार्ट हुआ। 1610 और 1615 के बीच में हॉब्स जो है वो अपने शिष्य विलियम कैवेंडिश के साथ यूरोप के टूर पर निकल गए, जहां वो गैलीलियो जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक फिगर्स और दूसरे लिटरेरी फिगर्स से मिले, जिसका उनके ऊपर और उनकी फिलोसफी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा। इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, जो लोग मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे और जो पार्लियामेंट को, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इंटरनल सिचुएशन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हॉब्स को पेरिस में, फ्रांस में जाना पड़ा और पेरिस में जाकर रहना पड़ा। बाद में वो आ भी गए, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें बहुत खराब थी, इंग्लैंड में कैओटिक माहौल था। अब देखो, हॉब्स को ये रियलाइज़ हुआ कि पार्लियामेंट को जो लोग सपोर्ट करें और जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करें, वो आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि स्टेट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये स्टेट, हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए, और अगर ये स्टेट नहीं रहा तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। यही समझाने के लिए उन्होंने अपनी किताब लिखी लेवियाथन, जो 1651 में पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें स्टेट की ज़रूरत क्यों है, हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी जब स्टेट नहीं होगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब एक पर्टिकुलर पावर नहीं रहेगा कि स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, एक सॉवरेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। इस बुक में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन स्टेट के लिए डिमांड किया है कि सारे लोग आपसी सहमति से आएँ और सारा पावर किसी एक को दे दें जो अच्छे से पूरे स्टेट को कंट्रोल करे। उसके बाद हमें उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। अगर सिर्फ वो हमारी ज़िंदगी लेने की कोशिश करे, हमारी जान लेने की कोशिश करे, तभी हमें बोलने का अधिकार है, अदरवाइज़ हमें उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ की इनसिक्योर रहे उससे तो अच्छा है कि हम किसी की सारी बात मानें जब तक कि वो हमारी जान लेने की कोशिश ना करे। और 4 दिसंबर 1679 को हॉब्स की डेथ हो गई। ब्लैडर डिसऑर्डर और पैरालिटिक स्ट्रोक होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और उनके आखिरी शब्द है अ ग्रेट लीप इन द डार्क, मतलब अंधेरे में एक बड़ी छलांग। और वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देख पाए। उन्होंने वो समय देखा जब इंग्लैंड कंटिन्यूसली वॉर में था, लड़ाई में था, इसीलिए वो जो है उनकी सोच थोड़ी सी अलग है और उनकी फिलॉसफी में हम ये सब हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, तब तक के लिए गुड बाय।